सोनाली का हत्यारा। सोनाली को आखिर किसने मारा? मौत के पीछे है कोई रंजिश या फिर कोई सियासी साजिश? नमस्कार, भारत की बात के साथ हाजिर हूं मैं शोभना यादव। बड़ी खबर, सोनाली हत्याकांड से जुड़ी हुई गोवा पुलिस ने हत्या का केस आज दिन में दर्ज किया और अभी सोनाली के पीए सुधीर और सुखविंदर सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साजिश रचने का आरोप है पीए सुधीर सांगवान के ऊपर। सुखविंदर सिंह भी साथ में गिरफ्तार किए गए हैं। गोवा पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हालांकि अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन यह कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि शरीर के ऊपर चोट के निशान थे। तो सोनाली फोगाट केस में 2 लोगों की गिरफ्तारी। परिवार शुरू से ही सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। टिकटॉक स्टार के बाद बीजेपी की नेता सोनाली फोगाट। मुकेश कुमार गोवा से हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। मुकेश, मर्डर का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है इस पूरे मामले में और 2 गिरफ्तारियां भी हो चुकी है, और क्या जानकारी? जी शोभना, सोनाली फोगाट के भाई रिंकू ने कल जो शिकायत दर्ज कराई थी उसमें पीए सुधीर सांगवान और दूसरे सुखविंदर को नामित किया था और उसी शिकायत के आधार पर गोवा पुलिस ने आज हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुका है, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो है वो आ चुका है, जिसमें कि ये बताया गया है कि उनके शरीर पर कई चोट के निशान हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मेरी आईजी जो है गोवा पुलिस के, उनसे मेरी बात हुई थी। उनका कहना था कि अभी डिटेल्ड रिपोर्ट पोस्टमार्टम का आना बाकी है, जिसमें केमिकल एनालिसिस होना बाकी है और जो चोट की निशान बात आ रही है वो ऐसा कंक्लूसिव नहीं है कि उस चोट की वजह से किसी की मौत हो सकती है। तो उनका कहना था कि एक तरफ तो जो हत्या का मामला है उसके तरफ से तहकीकात जारी रहेगी, लेकिन दूसरी तरफ फॉर डिटेल्ड रिपोर्ट का भी इंतजार रहेगा। शोभना, ये सुधीर सांगवान जो सबसे बड़ा चेहरा इस समय ये माना जा रहा है कि इस पूरी साजिश में शामिल था, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अपने दर्शकों को बताने चाहेंगे हम, और क्या सोनाली हत्याकांड की सीबीआई जांच होगी? तो एबीपी न्यूज बड़े सवाल इस पूरे हत्याकांड को लेकर उठा रहा है। सोनाली की हत्या आखिर क्यों की गई? सोनाली के शरीर पर चोट के निशान कैसे मिले हैं? हालांकि जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है पोस्टमार्टम की, उसमें यह दावा किया जा रहा है क्या सोनाली पीए ने रची हत्या की साजिश? क्या हत्या के पीछे राजनीतिक विवाद वजह हो सकता है? तो ये बड़े सवाल जो एबीपी न्यूज पूछ रहा है कि क्या हत्या के पीछे कोई रंजिश है या फिर राजनीतिक साजिश? सोनाली फोगाट जो कि बीजेपी की नेता थी, कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ चुनाव लड़ी हरियाणा से। सोनाली हत्याकांड में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है और हरियाणा के गृह मंत्री इस मांग का समर्थन कर रहे हैं। टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत का सस्पेंस अब भी बरकरार है। गोवा में सोनाली की मौत के बाद आरोपों का सिलसिला जारी है। सोनाली के भाई ने हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा पर आरोप लगाए हैं। सुखविंदर सांगवान है उनके साथ, जो उनकी मदद कर रहे हैं। उनके गोपाल कांडा जी उनके संपर्क में है। अगर वो लड़का सही है तो उनकी क्यों मदद कर रहे हैं गोपाल कांडा जी? सोनाली फोगाट की मौत को हत्या और बड़ी साजिश बताकर सीबीआई जांच की मांग उठ रही है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी सीबीआई जांच की मांग का समर्थन किया। इसकी उच्च स्तरीय जांच की ही जानी चाहिए ताकि जो सच है वो सामने आ सके। सोनाली फोगाट की मौत को लेकर परिवार ने उनके पीए पर रेप, ब्लैकमेलिंग और हत्या के संगीन आरोप लगाए हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, भारत की बात में जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर। सेना ने उरी सेक्टर में घुसपैठ की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। सेना ने उरी सेक्टर में 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया है। आतंकवादियों के पास से भारी तादाद में गोला बारूद बरामद किया गया है। तो उरी सेक्टर से ये बड़ी खबर, सेना ने उरी सेक्टर में घुसपैठ की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया गया है। भारी मात्रा में बारूद बरामद किया गया है। तेलंगाना के बीजेपी विधायक राजा सिंह को पुलिस ने दोबारा अपनी गिरफ्त में ले लिया है। भारी सुरक्षा के बीच पुलिस बीजेपी विधायक राजा सिंह को लेकर घर से निकलती है। कई समर्थक तेलंगाना की केसीआर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी को लेकर राजा सिंह के खिलाफ तेलंगाना में बवाल मचा हुआ है। हैदराबाद पुलिस ने राजा सिंह को पीडी यानी प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट के तहत हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक राजा सिंह लगातार भड़काऊ बयान देते रहते हैं।
प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट में 1 साल तक जेल में रखा जा सकता है। आज दोपहर अपनी गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए राजा सिंह ने एक वीडियो संदेश भी जारी किया था। तो मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूँगा, ना हम गोली से डरते हैं, ना हम फांसी से डरते हैं और ना ही हम जेल से डरते हैं। धर्म युद्ध है, कोई हमारे भगवान को गाली दे ये हमें बर्दाश्त नहीं। इससे पहले राजा सिंह की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए कोर्ट ने रिहाई के आदेश दिए थे। चीन और ताइवान के बीच तनातनी चरम पर है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है ताइवान के हवाले से। ये बड़ी खबर, ताइवान ने दावा किया है कि चीन के 4 युद्धपोत और 15 विमान उसकी समुद्री सीमा में घुसे हैं। इनमें चीन के 9 लड़ाकू विमानों ने उसके पूर्वी इलाके की वायु सीमा का उल्लंघन किया है। ताइवान के मुताबिक वो चीन की भड़काऊ गतिविधियों का करारा जवाब दे रहा है। ताइवान और चीन विवाद में आज ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ताइवान दावा कर रहा है कि चीन के 4 युद्धपोत और 15 विमान उसकी समुद्री सीमा में घुसे हैं। इनमें चीन के 9 लड़ाकू विमानों ने उसके पूर्वी इलाके की वायु सीमा का उल्लंघन किया है। और इस समय एक और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। ये बड़ी खबर, विश्व हिंदू परिषद ने स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का दिल्ली में होने वाला कार्यक्रम रद्द करने की मांग की है। दिल्ली पुलिस को चिट्ठी लिखी गई है। 28 अगस्त को यह कार्यक्रम होना है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने प्रदर्शन की धमकी दी है। मुनव्वर फारूकी जो कि स्टैंड अप कॉमेडियन है, विवादित कॉमेडियन भी कहा जाता है उनको, और इनके कार्यक्रम को लेकर हमेशा विवाद होता रहा है। हैदराबाद में जो मौजूदा बवाल मचा है उसमें एक किरदार ये कॉमेडियन भी है। दिल्ली के सिविक सेंटर में कार्यक्रम प्रस्तावित है। विश्व हिंदू परिषद ने तनाव भड़कने और सांप्रदायिक माहौल खराब होने का अंदेशा जताया है और इसीलिए दिल्ली में शो को रोकने की बात कही है। नोएडा की करप्शन वाली इमारत के ध्वस्त होने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जी हां, रविवार को दोपहर 2:30 बजे ये बिल्डिंग गिराई जानी है। करीब 100 मीटर ऊंची इस इमारत को गिराने में महज 12 से 13 सेकंड का वक्त लगने वाला है। प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो फिर 28 अगस्त रविवार के दिन 2:30 बजे कुछ इसी अंदाज में ध्वस्त हो जाएगा नोएडा का ट्विन टावर। करप्शन का प्रतीक बनी इस बिल्डिंग के ध्वस्त होने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और प्रशासन की तैयारियां अंतिम दौर में है। एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एमराल्ड कोर्ट के दोनों टावर में बारूद लगाने का काम पूरा हो चुका है। जिस हिसाब से बिल्डिंग गिराए जाने की प्लानिंग है उसी हिसाब से बारूद लगाए गए। सबसे पहले सायन टावर गिरेगा। सायन के कुछ सेकंड बाद एपेक्स टावर गिरेगा। जब एपेक्स का पहला बारूद फटेगा तब तक सायन के 60% बारूद फट चुके होंगे। 17 मिलीसेकंड से लेकर 200 मिलीसेकंड के अंतर पर ब्लास्ट किए जाएंगे। बारूद नीचे से ऊपर की तरफ फटेंगे। 9 सेकंड बारूद फटने में और 4 सेकंड बिल्डिंग गिरने में लगेंगे। महज 12 से 13 सेकंड में पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो जाएगी। दोपहर को नोएडा की सीईओ ऋतु महेश्वरी ग्राउंड जीरो पर पहुंची और वहां चल रही तैयारियों का जायजा लिया। जो एक्सक्लूजन जोन है वो 500 मीटर, लगभग 500 से 700 मीटर की विड्थ में बनाया गया है, जिसमें पूरी तरह से ट्रैफिक बंद रहेगा। इसके अलावा जो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है वो भी लगभग 2 बजे से लेके 3 बजे तक डाइवर्ट रहेगा, बंद रहेगा। इसके अलावा फायर टेंडर्स, ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था, मेडिकल टीम्स, 2 सेफ हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं, फेलिक्स हॉस्पिटल और यथार्थ हॉस्पिटल, जहां पे मेडिकल टीम सेंसिटाइज्ड रहेगी। यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम भी कॉशन से रखी जाएगी। जिस वक्त पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा उस वक्त पूरा इलाका खाली रहेगा। 250 मीटर की रेंज में किसी तरह का मूवमेंट नहीं होगा। आसपास की इमारत में रह रहे लोग भी उस दिन अपने घर में नहीं रहेंगे। मुख्यतः ये बताना चाहेंगे कि तैयारियां पूरी हो गई हैं। दोनों टावर्स में जो एक्सप्लोजिव्स लोड किए जाने थे, एक्सप्लोजिव्स भी लोड हो गए हैं।
28 तारीख को 2:30 बजे ब्लास्ट किया जाएगा। लगभग 10 से 12 सेकेंड्स में दोनों टावर डिमोलिश हो जाएंगी। उसके अलावा जो डिमोलिशन के बाद जो CND वेस्ट है, लगभग 80,000 टन CND वेस्ट जनरेट होगा, जिसमें से लगभग 50 से 55,000 टन यहीं पे साइट पे यूज़ हो जाएगा फिलिंग में। 28 अगस्त को जब ये पूरा ऑपरेशन चल रहा होगा तब नोएडा की ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। प्रशासन और RWA की ओर से स्थानीय लोगों को क्या कुछ सावधानियां बरतनी है, उसकी जानकारी दी जा रही है। यहाँ पे 40 टावर्स ऐसी हैं जिनको एक समय अवधि उसकी डिसाइड की गई है, जिसमें उनको इवैक्यूएट किया जाएगा। वो लोग यहाँ से एक और थोड़ा सेफर डिस्टेंस पे मूव करेंगे। व्हीकल्स हैं, लगभग 3,000 के करीब व्हीकल्स हैं, वो यहाँ से मूव किए जाएंगे और एक 250 मीटर मिनिमम और कुछ एरियाज़ में और आगे बढ़ाते हुए एक कंप्लीट आइसोलेशन जोन क्रिएट किया जा रहा है। जो डस्ट उस समय निकलेगी, वो डस्ट कितनी देर में क्लियर हो जाएगी, उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता है, ये एडपिस के द्वारा और यहाँ की लोकल RWAs के माध्यम से। नोएडा का ये ट्विन टावर 100 मीटर से ऊंचा है। 2 कंपनियां मिलकर इस बिल्डिंग को गिराने का काम कर रही हैं। विस्फोटक लगाने में 15 दिन लगे हैं। बिल्डिंग गिरने के बाद जो मलबा होगा वो करीब 1200 ट्रक से ज्यादा होगा। मलबा निकालने का भी प्लान तैयार हो चुका है। और अब वक्त हो गया है भारत की बात में स्पेशल सेगमेंट का। कल हमने आपको दिखाया था कि बादलों के अटैक से कैसे जमीन ने सरेंडर कर दिया है, कैसे देश के कुछ राज्यों में भीषण बाढ़ के बाद पूरे हिंदुस्तान में अनाज के संकट वाले बादल मंडराने लगे हैं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं उन 5 नदियों के प्रचंड प्रहार की कहानी, जिसने जनता को लाचार बना दिया है। ग्राउंड जीरो पर ABP न्यूज उन गांव तक पहुंचा है जहां कई दिनों से लोग मदद का इंतजार कर रहे हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि बाढ़ आती है तो अपने साथ बर्बादी का सैलाब लाती है, और जब बाढ़ गुजर जाती है तो अपने पीछे तबाही के तांडव की गवाही छोड़कर जाती है। कितने कठिन भरे रास्तों से गुजर रहे हैं। 200 मकान जो जगहपुरा बस्ती है बिल्कुल खत्म हो चुका। उन लोगों के पास रहने का अभी तक कुछ भी नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। गेहूं भी बह गया और सामान भी बह गया और 5 फुट मकान पर पानी भरा हुआ है। जिंदगी में मतलब पहली बार देखा है ऐसा, नहीं तो 20 साल की मेरी नौकरी हो गई, कभी मैंने ऐसा दृश्य नहीं देखा। चंबल नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। आगरा के बाह और पनहाट इलाके में कहा जाए जल प्रलय आ चुकी है तो गलत नहीं होगा। नदी जो धरती को सींचकर उसके सीने पर लहलहाती फसलों को खड़ा करती है, उसने खेत के खेत डुबो दिए हैं। नदी जो जीवन दायिनी होती है, उसके रौद्र रूप से सहमा हुआ है इंसान। नदी जो इस बात का भरोसा देती है कि उसके रहते किसान को पानी के लिए भटकना नहीं होगा, उसने खेत के साथ साथ घर में रखे अनाज को भी बर्बाद कर दिया है। आप देख सकते हैं इनके हाथों में जो अनाज है वो पूरी तरह से भीग चुका है, यानी खाने लायक नहीं है। लेकिन मुश्किल यह है प्रहलाद के लिए अपने पूरे परिवार के 15 लोगों का पेट पालना बहुत मुश्किल हो चुका है। और ऐसी एक नहीं
5 नदियों के प्रचंड प्रहार से करा रहा है हिंदुस्तान का वो हिस्सा जहां खतरे का निशान पार कर चुकी नदियां पूरे वेग के साथ गांव के भीतर दस्तक दे चुकी हैं। ये 5 नदियां हैं बेतवा, नर्मदा, चंबल, पार्वती और महानदी। शुरुआत बेतवा नदी से करते हैं, वो बेतवा जिसने मध्य प्रदेश में तबाही मचा दी है। बेतवा ऐसी बेरहम हुई कि रायसेन से लेकर विदिशा तक की दुर्दशा हो गई। टीवी स्क्रीन पर मौजूद तस्वीरें मध्य प्रदेश के रायसेन की हैं, जहां बेतवा नदी के प्रकोप की वजह से गांव के गांव डूबे हुए हैं। हालात ये हैं कि पिछले 100 घंटों से रायसेन से विदिशा सागर नेशनल हाईवे बंद है। सैकड़ों ट्रक जहां तहां फंसे हुए हैं। सड़क पर यह स्थिति इसलिए बनी है क्योंकि हाईवे बेतवा नदी के पानी की गिरफ्त में है। सड़क के बाद आपको गांव की तरफ ले चलते हैं, वो गांव जो टापू बन चुके हैं क्योंकि चारों तरफ बेतवा का पानी है। रायसेन जिले के करीब 35 गांव तक मदद पहुंचानी थी। प्रशासन की आधा दर्जन टीमें बनाकर दवा और खाना गांव तक पहुंचाने की कोशिश शुरू हुई। लेकिन इस गांव तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। जरा इस रास्ते को देखिए, कौन कहेगा कि इसके बीच से होकर गांव का रास्ता जाता है। मानो घने जंगल के बीच से होकर नाव गुजर रही है। लेकिन ये स्थिति इसलिए बनी है क्योंकि गांव में कई फीट तक पानी भर चुका है। पेड़ों का ऊपरी हिस्सा डूबने से बाकी रह गया है और इसीलिए इन पेड़ों के बीच से होकर रेस्क्यू बोट गुजर रही है। कई बार बोट फंसती है तो हाथ से टहनियों को हटाकर आगे बढ़ना पड़ता है। देखिए आप, ये देखिए बिल्कुल झाड़ियों में कटीली झाड़ियों को हटाते ये रायसेन जिले के कलेक्टर अरविंद दुबे हैं। कटीली झाड़ियां बार बार रास्ता रोककर खड़ी हो जाती हैं। कई बार रास्ता भटकने के बाद रेस्क्यू बोट उन गांव तक पहुंची जो टकटकी लगाए मदद के इंतजार में डूबने से बच गए गांव के आखिरी हिस्से में मौजूद थे। बेतवा नदी में आई बाढ़ के बाद धान और सोयाबीन की तैयार खड़ी फसल लगभग खत्म हो चुकी है। एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश राजपूत कैमरामैन होमेंद्र के साथ रायसेन जिले में रेस्क्यू बोट के जरिए उस कयामपुर गांव तक पहुंचे जो 5 दिनों से बाढ़ के पानी में घिरा हुआ है। रेस्क्यू बोट पर एमपी के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी भी मौजूद थे। इस गांव के लोग पिछले 3 दिनों से
पानी से घिरे हुए हैं। कितना मुश्किल, कितना चुनौतीपूर्ण जिंदगी हो जाती है जब इस तरीके से लोग पानी में घिर जाते हैं। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये पानी उतरे, तब कहीं जाकर इन तमाम लोगों को राहत मिले, क्योंकि पानी तो बंद हो गया है मगर बांध का पानी कब उतरेगा, लोगों के मन में यही सवाल है। हालांकि प्रशासन इन सब लोगों के साथ पहुंच रहा है, इनकी मदद कर रहा है, मगर बेहद मुश्किल, बेहद चुनौतीपूर्ण दिन है। और ये वो दिन है जो एक कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि ऐसा पानी गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि पहले कभी नहीं आया कि गांव में इस तरीके से पानी आ गया हो। और जो डैम है, डैम में भी गेट नहीं है जिसके चलते पूरा पानी आया है, क्योंकि पूरी फसल और पूरे खेत पानी में डूबे हुए हैं, घर पानी में, अधिकतर घर डूबे हुए हैं। जहां तक नजर जाएगी सिवाय तबाही के आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। पानी इतना ज्यादा है कि नाव हिचकोले खाती रहती है, कब संतुलन बिगड़ जाए इसका डर बना रहता है। ताजा स्थिति यह है कि आसमान ने बरसना बंद कर दिया है, लेकिन डैम से छोड़ा गया पानी इन गांवों के लिए आफत बनकर आया है। मध्य प्रदेश में पिछले 2 दिन से बारिश तो नहीं हुई है, मगर बारिश के चलते जो बांधों में पानी भरा था उसका बैक वाटर गांव पे असर कर रहा है। हम रायसेन जिले के कायमपुर गांव में हैं और यहाँ देखिए ये छोटा सा गांव है मगर पूरा गांव पानी से घिरा हुआ है। दरअसल ये हलाली डैम का पानी है जो इस गांव में घुसा हुआ है और ये पूरा गांव के लोग पानी से घिरे हुए हैं। और इस गांव के लोगों को मदद करने के लिए अब सरकार फ्रंट पे आई है और गांव के लोगों को मदद के लिए राहत सामग्री पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी खुद यहाँ इस बोर्ड पर मौजूद है हमारे साथ, क्योंकि ये उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी है और मुख्यमंत्री ने कहा हुआ कि सारे विधायक और सारे मंत्री लोग अपने अपने इलाकों में जाएं, लोगों को मदद पहुंचाएं। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के कितने गाँव अफेक्टेड हैं जहाँ पानी भरा हुआ है और ये पानी किस रीजन से है? मेरे विधानसभा क्षेत्र के लगभग 35 गाँव इफेक्टेड हैं और पानी के अधिक भराव के कारण बेतवा नदी का जो पानी बढ़ा उससे अनेक गांव हमारे इफेक्टेड हुए हैं। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि पूरी जिंदगी बीत गई लेकिन बेतवा का ऐसा प्रकोप कभी नहीं देखा था। और ये देखिए, जब बेतवा की बाढ़ में फंसी महिलाओं और बच्चों को रेस्क्यू बोट के जरिए बाहर निकाला गया तो अपने आप को इस हालात से लड़ने के लिए भजन गाकर भरोसा देने की कोशिश हो रही थी। रातों में पानी रंजन जारी रे, रातों में पानी पीवे ना सीखा के सहारे चली जाए नैया किनारे किनारे। सोने 85 के बीड़ा लगाए पाने। विंध्याचल की पर्वतमाला के मध्य स्थित है बेतवा नदी का उद्गम स्थल झीरी। बेतवा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलती है और फिर भोपाल, विदिशा, झांसी, ललितपुर होकर बहती है। बेतवा नदी 480 किलोमीटर लंबी है जो हमीरपुर में जाकर यमुना से मिलती है। बेतवा यमुना की उपनदी है। बेतवा की तबाही के बाद आपको दूसरी नदी चंबल की तरफ ले चलते हैं। टीवी स्क्रीन पर आपको गांव में पुआल वाला एक घर डूबा दिखाई दे रहा है। ये घर चंबल के कहर की कहानी सुना रहा है। पुआल वाले घर की छत का 1 इंच भी भीगा हुआ नहीं है, लेकिन पूरा घर डूब गया है, क्योंकि ये यूपी के आगरा के उस हिस्से की तस्वीर है जहां बारिश तो बहुत कम हुई है, लेकिन राजस्थान और एमपी में भारी बारिश के बाद बैराज से चंबल नदी में जो पानी छोड़ा गया, उसके बाद चंबल नदी खतरे के निशान को ही पार कर चुकी है। चंबल में ऐसा उफान आया कि आसपास के तमाम गांव को खाली करा लिया गया है। गांव में घरों के भीतर हालात क्या हैं, इसकी गवाही दे रही हैं ये तस्वीरें। चंबल को यमुना की मुख्य सहायक नदियों में गिना जाता है। चंबल 3 राज्यों से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान से होते हुए चंबल आखिर में यूपी में यमुना में आकर मिलती है। चंबल नदी 1024 किलोमीटर लंबी है। पौराणिक मान्यता कुछ ऐसी है कि चंबल को शापित नदी कहा जाता है। पानी का प्रचंड प्रहार करने वाली तीसरी नदी का नाम है पार्वती। पार्वती राजस्थान में कोहराम मचा रही है।
पार्वती नदी मध्य प्रदेश से राजस्थान के बारा आती है। बारा से कोटा होते हुए चंबल नदी में मिल जाती है। राजस्थान का बारा बाढ़ के बाद कैसे कराह उठा है, ये देश को दिखाने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता मनीष शर्मा ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। राजस्थान और एमपी में भारी बारिश के बाद राजस्थान के कोटा संभाग में हाहाकार मचा है। एबीपी न्यूज की टीम सबसे पहले बारा के अंता में आने वाले बालदड़ा गांव पहुंची, जहां गांव का पूरा विकास पानी लील चुका है। सबसे पहले देखिए गांव के पंचायत भवन के भीतर नदी ने कैसा प्रहार किया है। मैं इस वक्त राजस्थान के बारा जिले के अंता के एक गांव में हूं और इस गांव का हाल आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहां पर मध्य प्रदेश से लगातार रहे पानी को काली सिंध के बांध से छोड़ा गया और उसके बाद ये पानी लगातार गांवों में घुसता चला गया। पानी की अगर बात की जाए तो पंचायत समिति का ये भवन है और आप अगर देखें कि मेरे कद से भी ज्यादा यानी कि लगभग छत की हाइट तक यहां पर पानी भरा था। अब पानी निकल चुका है लेकिन बर्बादी के निशान बाकी हैं और इस बर्बादी से बाहर आने में न जाने कितना वक्त लगेगा। ये है अहम दस्तावेज जो कि पंचायत भवन में थे लेकिन अब ये बिल्कुल रद्दी हो चुके हैं। पूरा का पूरा रिकॉर्ड भीग चुका है और अब ऐसे में लोगों के जो जरूरी दस्तावेज हैं उनको कैसे मिल पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। पानी अब निकल चुका है लेकिन अब इस पंचायत भवन को एक बार फिर से संभालना एक बड़ी चुनौती होगी। सारे सरकारी दस्तावेज तबाह हो चुके हैं। पंचायत भवन के बाद आपको आंगनबाड़ी केंद्र ले चलते हैं, जहां पानी निकलने के बाद मलबे के बीच से आंगनबाड़ी केंद्र का सामान ढूंढा और संजोया जा रहा है। पंचायत भवन तबाह हो गया, आंगनबाड़ी केंद्र मलबे के ढेर में सिमट गया और अब गांव का स्वास्थ्य केंद्र देखिए, जहां दवा से लेकर जरूरी सामान तक बाढ़ की बलि चढ़ चुका है। पानी निकल चुका है लेकिन सब कुछ देखा जा सकता है तस्वीरों के जरिए कि किस तरीके से दवाओं से लेकर यहाँ के तमाम संसाधनों को पानी ने बिल्कुल नष्ट कर दिया। लोगों में गुस्सा है। एबीपी न्यूज ने जब उनके हालात पर मदद को लेकर सवाल किया तो सरकार की सुस्त चाल पर उनका रोष फूट पड़ा। कोई भी नहीं आया हमसे कहने की भाई निकलो, सामान समेटो, बच्चे को निकालो, बुजुर्गों को निकालो। गांव वालों ने मदद की अपनी टूपों से, उससे निकले हम, उनको लेके गए। प्रशासन ने तो सूचना दी, न किसी तरह की कोई भी वो नहीं थी हमारे लिए व्यवस्था। लाइट भी हमारी है ना शाम को काटी गई है। कनेक्शन में कच्चे पक्के तारे थे ना, तो फोन कर करके हम कनेक्शन कटवा रहे हैं कि लाइट काट दो, करंट आ जाएगा, फैल जाएगा। बताओ, सब बह गया। गायों का पता नहीं है, गेहूं पूरे भी गए, लहसुन हमारा खराब है, क्या खाए क्या पहने, कपड़े लत्ते कुछ भी नहीं है। सामान हमारी जरूरी चीजें, गेरूली, डॉक्यूमेंट सब खत्म है। पूरे घर भर बह गया, खावा पीवा का बह गया, नाच पानी भी बह गया। जान का नुकसान हुआ, बाकी गेहूं, कूलर, पानी सब बह गए, कूलर सब। मॉनसून के महीने में प्रहार करने वाली 5 नदियों में चौथा नाम नर्मदा नदी का है। नर्मदा, जिसे मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कहा जाता है। नर्मदा एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ तक को छूती है। नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर लंबी है। नर्मदा किनारे 2 करोड़ की आबादी रहती है और ये नर्मदा जब मध्य प्रदेश में भारी बारिश के बाद उफान पर आई तो हर तरफ बस तबाही का सैलाब था। पांच नदियों के प्रचंड प्रहार की 5वीं नदी का नाम है महानदी, जिसने पूरे 10 साल बाद ओडिशा में भारी तबाही मचाई है। 985 किलोमीटर लंबी महानदी ने कटक से लेकर बालासोर तक बर्बादी की गहरी चोट दी है। महानदी में आई बाढ़ से इस साल 10 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। तो बाढ़ और बारिश के चलते त्राहिमाम और हमारी यही कोशिश है कि लोग किन दिक्कतों से जूझ रहे हैं, वो तस्वीरें, वो स्थिति हम आप तक पहुंचा सकें। तो फिलहाल भारत की बात में मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर होगी मुलाकात। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।